देश में इस वक्त 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज है। चर्चा इसलिए भी है क्योंकि देश भर के जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं और पेंशनर्स हैं वो अपनी बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच और तमाम सारे मुद्दे हैं जो उठने लगे हैं बहुत तेज़ी से। उनमें एक है जैसे ओपीएस बहाली है, जिसे लेकर कर्मचारी संगठनों ने हल्ला बोल करने की चेतावनी तक दे डाली है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में वो एक बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ओपीएस बहाली ज़रूरी क्यों है, आने वाले दिनों में एनपीएस और यूपीएस को लेकर क्या हो सकता है, ओपीएस को क्या हो सकता है, डीए मर्जर को लेकर क्या हो सकता है, बढ़ी हुई सैलरी को लेकर क्या हो सकता है। तो इन्हीं तमाम सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीसी शर्मा जी, जो एनएफआईआर के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जागरण बिजनेस में। धन्यवाद सर, सबसे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो मैं आपसे 8वें वेतन आयोग के बारे में बात करता हूं, देन इसके बाद हम अपने रेलवे की बात करेंगे। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी 9 महीने बीत चुके हैं 8वें वेतन आयोग को अपना वो लगातार मीटिंग्स कर रहा है और ऐसा कोई बड़ा अपडेट सामने नहीं आया जो कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक खुशी का मौका दे। और लगातार डिमांड यही आ रही है कि भैया सैलरी बढ़ा के दे दो, पेंशन बढ़ा दो, डीए मर्ज कर दो, एरियर दे दो हमारा, इस टाइप की बातें आने लगी हैं। तो आपका इन पर क्या कहना है अभी जो लेट लगती भी चल रही है बेसिकली 8वें वेतन आयोग की? देखिए, जितने भी पे कमीशन बैठे हैं उनका वर्किंग सिस्टम इससे डिफरेंट था। 8वां पे कमीशन का जो वर्किंग सिस्टम है वो एम्प्लॉई को जगह जगह जा रहे हैं, उनका ऑनलाइन जो है एचआरएमएस से जो मेमोरेंडम भेजना है वो भेज रहे हैं, उससे थोड़ी सी डिस्कशन कर रहे हैं। आज तक 7 पे कमीशन तक हर कैटेगरी के बारे में, खासकर नेशनल काउंसिल के लीडर्स, स्टाफ स्टैंडिंग कमेटी, इनको बुला के और स्टेक होल्डर जो एसोसिएशन भी है, कैटेगरी एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन है, सबसे बुला के डिस्कस करते थे। लास्ट 7 CB में अशोक माथुर जी थे, उन्होंने भी हर कैटेगरी को बारे में डिस्कस किया और वो फील्ड में भी जाके वर्किंग का पता किया। इसमें इस सिस्टम में पेपर पे ज़्यादा वर्क है। फिज़िकली अभी तक जो दो डिस्कशन हुई है नेशनल काउंसिल से सेपरेटली, एनएफआईआर से भी, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है अभी तक। जो है सबसे ज़्यादा 2 बड़े जो नेशनल काउंसिल के स्टेक होल्डर हैं वो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन है और दूसरा AIRF है। उनको बुला के डिस्कस किया आज तक। इन्होंने अभी तक उनको बुला के सिर्फ टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में बात की है, बात को सुना है, रिएक्शन कोई नहीं बताया है, जिससे डाउट होता है कि ये अपनी मर्जी से जो इनके पास आ गया उसके ऊपर ये डिसीजन देंगे। डिस्कशन से, 1-to-1 डिस्कशन से, कैटेगरी वाइज डिस्कशन से ये एक रिज़ल्ट थोड़ा सा पता लगता है कि उनका व्यू क्या है। क्योंकि सारी टेक्निकल कैटेगरी और क्योंकि रेलवे की वर्किंग पेक्यूलियर वर्किंग है, इसका किसी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और ऐसी कैटेगरी हैं जो किसी इंडस्ट्री में नहीं है, उसका डिस्कस करना, प्लेन उसकी वर्किंग क्या है, जॉब क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे इसके अंदर मैं कहूँगा 7वें पे कमीशन में भी हमारे 2 बहुत ही क्रूशियल कैटेगरी हैं जो ट्रेन की मूवमेंट को करती हैं, जो पैसेंजर्स को कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पहुँचाती है, या हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, गुड्स हैं, उसको एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचाती है। उस कैटेगरी के साथ 7वें पे कमीशन में बहुत ही बड़ा इंजस्टिस किया, जबकि इससे पहले जो 6 पे कमीशन हुए उन्होंने उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया, पैकेज भी अच्छा दिया, मल्टीप्लाई फैक्टर में भी किया। वो 2 कैटेगरी हैं, लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर्स, जिनको कह सकते हैं। 7वें पे कमीशन ने क्या किया है, उनको 20,200 प्लस 4200, चाहे वो गुड्स का ड्राइवर है, पायलट है,
चाहे वो पैसेंजर का पायलट है, चाहे वो मेल का पायलट है, या राजधानी को चलाता है, वंदे भारत को चलाता है, हाई स्पीड चलाता है, एक ही तरह का रखा है। ये सबसे बड़ा इनजस्टिस है उनके पास, डिससेटिस्फेक्शन है उनके मन में। और बाकी जैसे कोई गलती हो जाए, अगर 30 साल भी ड्राइवर नौकरी कर लेता है, उससे ज़रा सा वर्किंग में गलती हो जाए और उसको चार्जशीट दे के रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है, 30 साल का उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो उन कैटेगरियों के साथ, जैसे अभी महंगाई भत्ता बढ़ा आया, उसमें 50% महंगाई भत्ते पे सबके 25% अलाउंसेस बढ़ेंगे। उसमें रनिंग कैटेगरी को छोड़ा हुआ है। रनिंग जो लगातार ड्राइवर हैं हमारे, ट्रेन मैनेजर है, उनको छोड़ा हुआ है। और उनका ऑटोमेटिकली उनका भी बढ़ना चाहिए जब कैटेगरी का हुआ, फार्मूला हुआ। और उसके साथ बड़ा NFIR ने 2013 में भी इसको प्रेशराइज करके इंक्रीज़ किया था। उस समय जो बेनिफिट मिलना था बेसिक पे में 30% वो करके, क्योंकि 30% पे एलिमेंट है उनका, डाल के उसके ऊपर मल्टीप्लाई फैक्टर जो है होना चाहिए, 25% बढ़ना चाहिए। इन्होंने बढ़ाया, लेट बढ़ाया, वो भी उनके साथ नहीं थी। उनका वेतनमान जो उसके पे स्केल बनाए हुए हैं वो भी एक ही तरह, किसी कैटेगरी में ऐसा नहीं है, हर कैटेगरी का डिफरेंस है। जबकि ये पहले जितने भी हमारे लोको पायलट थे वो पुराने अगर स्केल देखें 840, 1040, 7450, 11,500 तक जाते थे। इसमें इंस्पेक्टर भी होते हैं। और साथ में पे कमीशन ये नहीं किया है। ये अनोमली से उनके ऊपर वर्किंग तो वो करते हैं, हर समय वो फेडरेशनों से भी नाराज़ रहते हैं, प्रशासन से भी नाराज़ रहते हैं कि हमारे साथ। NFIR ने बड़ी कोशिश की कि उनको जो है 4200 के बाद 4600 4800 मिले। एग्री भी रेलवे बोर्ड हुआ, DOP फाइनेंस मिनिस्टर में गया, लेकिन उसकी सक्सेस नहीं मिली। ये अनोमली जो है जो दूर होनी चाहिए। बाकी रेलवे एक ऐसा इंडस्ट्री है जो इस देश की एकता और अखंडता भी कायम रखती है, जोड़ के रखती है। उस इंडस्ट्री को हमने अपने मेमोरेंडम में दिया है, स्पेशल केयर करके उनके पे स्केल जो है उसमें बेनिफिट देना चाहिए। रिस्क कवर करते हैं। एक ड्राइवर जो अमृतसर से चलता है और कितने सिग्नल, कितने गेट पास करता है, वो एक छोटे से सीट पे देख के कंटिन्यू उसने वॉच करना होता है। गेट को भी चेक करना है, सिग्नल को भी चेक करना है, कोई ट्रैक के अंदर आ गया उसको भी चेक करना है। तो सेफ्टी को भी वो करते हैं, सेफ्टी को प्रेफरेंस देते हैं। उनके साथ जो इनजस्टिस हुआ है उनको इसमें जस्टिस मिलना चाहिए, बाकी कैटेगरियों को भी मिलना चाहिए। तमाम कैटेगरियों को देखते हुए नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने और नेशनल काउंसिल ने मेमोरेंडम बना के दिया है, हर तरह की चीज़ को कवर किया है। हमारा तो ये इसमें ये भी व्यू है, हमारे स्वर्गीय केशव कुलकर्णी जी वो थे, उनका ये व्यू था कि ये रेलवे के अंदर जो है ये सिस्टम जो पे कमीशन का है, बैंकों में अगर आप परमानेंट वेज रिव्यू कमेटी बनाई है, हर 5 साल में होता है, तो रेलवे भी एक ऐसी इंडस्ट्री है, स्पेशल कैटेगरी है। आप फेडरेशनों को इन्वॉल्व करिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना दीजिए, हम कन्विंस जो करा पाएंगे तो हमें दीजिए, नहीं करा पाएंगे तो ना दीजिए जी। हम हर चीज़ की जस्टिफिकेशन देते हैं, हम 1 रुपया भी बिना जस्टिफिकेशन के नहीं लेते गवर्नमेंट से। कोई भी हो, चाहे जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो या पे कमीशन का, जो फाइनेंस का हो, सबको जो बात होती है डिस्कशन करके उनको फुली कन्विंस करा के हमें जो है ये मिलना चाहिए। वर्किंग के बारे में बताते हैं उसको में क्या मिलना चाहिए। ट्रैक मैन है, बड़ी मुश्किल से उनको छठे पे कमीशन में जो इंजस्टिस हुआ था जनवरी 2010 में, NFIR केवल एक ऐसी संस्था थी जो रेलवे मंत्री थी उस समय ममता बनर्जी, उससे फाइट करके उनको स्पेशल पैकेज दिलाया, उनको स्पेशल ग्रेड जो है वगैरह पे कमीशन के बाद मिले।
हर कैटेगरी की अपनी अपनी ड्यूटी है। अभी रेलवे में टोटल कितनी कैटेगरी हैं? रेलवे में तकरीबन अभी 236 कैटेगरी हैं। 236 कैटेगरी हैं जिनके अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं। 36 कैटेगरी में भी अलग अलग कैडर हैं। जी। जैसे इंजीनियरिंग में ही है, ट्रैक मैन है, गेट मैन है, की मैन है, जेई है, सुपरवाइजर है। तो ये एक इंजीनियरिंग में है, आर्टिजन है। ये एक कैटेगरी, एक कैडर के अंदर है कैटेगरी, उसके अंदर कैटेगरी आ गया। इनमें सबसे टफ नौकरी किसकी है? टफ नौकरी हमारी हर आदमी की है, हम कहें अपनी अपनी जगह। टेक्नीशियन की भी टफ नौकरी है, वो इंजन और कोचेस को मेंटेनेंस करके निकालता है। एक जगह से गाड़ी जब शुरू होती है एंड तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अगर वो फेलियर होती है उसको टेकअप किया जाता है। चाहे इन बिटवीन में 2000 किलोमीटर गाड़ी जाती है, 2000 किलोमीटर की ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी तरह हमारा लोको पायलट है, इसी तरह ट्रेन मैनेजर है, इसी तरह हमारा स्टेशन मास्टर है। स्टेशन मास्टर, कंट्रोलर, जो उनको हर टाइम की भी पाबंदी है, टाइम से जाना चाहिए, लाइन क्लियर है कि नहीं उसको वो देखते हैं। ट्रैफिक में कोई दिक्कत तो नहीं है उसको भी देखते हैं। सिग्नल वालों की भी ऐसी ड्यूटी है, सिग्नल टाइमली काम करना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। और ये सारी कैटेगरी को अलग अलग, चाहे वो मेंटेनेंस की है, हमारे सिग्नल में एक ESM कैटेगरी है, वो सर्टिफिकेट देता है सिग्नल का खुद, और उसकी वेतन इतना नहीं है, उसके बावजूद भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिग्नल अगर ठीक नहीं है, गाड़ी गलत सिग्नल हो गया तो एक्सीडेंट के चांसेस है। तो इसमें रेलवे की वर्किंग ही पेक्यूलियर है। रेलवे इंडस्ट्री जो बनी थी ये एक ऑब्लिगेशन है, ये कमर्शियल इंडस्ट्री नहीं है। हम आज से जो पुराने देख लीजिए, कितने किलोमीटर पे कितना फेयर था। फेयर भी हम जल्दी नहीं बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा होता है तो उसके बाद बढ़ाते हैं। हिल एरिया में 1.5 बसें क्या लेती हैं, हमसे ज़्यादा किराया बसें लेती हैं, हम कम किराया लेते हैं, उसके बावजूद भी हम कंटिन्यू रखते हैं। 20% भी हमारे जहाँ रिटर्न नहीं है उसको, लाइन को भी हम बंद होने नहीं देते। और साथ साथ पैसेंजर्स के लिए, रोड का पैसेंजर है उतने लिए इतनी फैसिलिटी नहीं है जितनी रेलवे के अंदर, रेलवे स्टेशनों पे। अभी रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट करा रहे हैं, बिल्डिंग अच्छी बना रहे हैं, उसमें सारा प्रोविज़न कर रहे हैं। ये रेलवे के फंड से होता है। नंबर 2, रेलवे एम्प्लॉई खुद अर्न करता है, खुद अपना वेतन अर्न करके उससे निकालता है, पेंशन भी उसी से मिलती है। और हमारे यहाँ कई ऐसे सिस्टम हैं, अगर फैसिलिटी है तो उसका भी, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बनाया कि पेंशन कोई हम जो है किसी से भीख नहीं लेते हैं जी। पेंशन युवावस्था में हम आते हैं, बुढ़ापा लेके जाते हैं। ये एक सोशल, एक नागरिक को सम्मानजनक सोशल जीने के लिए जो है पेंशन का साधन बना था। और हमारी पेंशन जो कह रहे हैं कि ये हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि सेक्रीफाइस करके मिली है। हमने उसमें जो हमें प्रोविडेंट फंड डबल मिलता था उसका इंटरेस्ट छोड़ा, वो प्रोविडेंट फंड डबल का सिंगल लेते हैं, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, वो लॉस हुआ, उसके बाद पेंशन आई है। उस पेंशन को भी इस गवर्नमेंट ने जो बंद किया है, ये कह रहे हैं कि बर्डन है, कोई बर्डन नहीं है। बंगाल जो है वो पूरी पेंशन देता है, कोई उसके अंदर कंट्रीब्यूटिव पेंशन नहीं है। आप डिफेंस के अंदर जो है, डिफेंस वालों को, हमें उनसे नाराज़गी नहीं है, अच्छी बात है। अगर डिफेंस मिलिट्री है, बॉर्डर पे काम करती है, लेकिन मिलिट्री को आगे बढ़ाने में, चाहे युद्ध हो, एमुनेशन कौन सप्लाई करता है? रेलवे के द्वारा होता है। रेलवे एक डिफेंस लाइन है। अभी देश के अंदर कोरोना आया, 3,500 कर्मचारी और अधिकारी उन्होंने सेक्रीफाइस किया, उनकी डेथ हुई है। एक पैसा गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा नहीं उनको दिया, कॉम्पनसेशन नहीं दिया उनको। उसके बावजूद भी देश के अंदर जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें थी, खासकर ऑक्सीजन, एक कोने से दूसरे कोने तक रेलवे कर्मचारियों ने पहुँचाई। रेलवे के कोरोना टाइम में जो अर्निंग का टारगेट था उससे अबव टारगेट लेके दिया, उसको कम नहीं दिया है।
उसके बाद भी इस गवर्नमेंट को ये सोच नहीं है, जरा सा एप्रिसिएशन नहीं है रेलवे कर्मचारियों को। उल्टा क्या हो रहा है, वंदे भारत आप चला वंदे भारत चला रहे हैं, अमृत भारत चला रहे हैं, पोस्टों पे बैन है, कोई पोस्ट सेंक्शन नहीं हो सकती। अभी टोटल कितनी मतलब अभी रेलवे में कितने कर्मचारी हैं और कितनी वैकेंसीज हैं जो अभी खाली हैं, और पिछले कुछ समय में कितनी वैकेंसीज हैं जो घट गई हैं? देखिए, हमारे जो भर्ती होता है उसमें रिटायरमेंट होना है। हर साल जो है काफ़ी परसेंट आदमी रिटायर होते हैं, वैकेंसी भर्ती भी नहीं। आज भी 2-2.5 लाख वैकेंसी खाली है। उसके बावजूद भी आपने ट्रैक बढ़ा दिया, आपने कॉरिडोर बढ़ा दिया, डबल लाइन कर दी है, ट्रेनें बढ़ा दी है, स्टाफ नहीं दोगे उसकी मेंटेनेंस कहाँ से होगी? एक हमारा स्टेशन मास्टर पॉइंट्समैन 12-12 घंटे ड्यूटी करता है, गेटमैन 12 घंटे ड्यूटी करता है। आप बाकी जगह जे ब्यूरोक्रेट्स जो है, एक डिपार्टमेंट के अंदर नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स है जिसकी इतनी जरूरत नहीं है। वर्किंग क्लास को रिड्यूस करते जा रहे हैं। आप नए जोन बना दिए, क्या जरूरत थी उसकी? 9 जोनों से काम अच्छी तरह चलता था। आज कितने जोन हैं? ऑफिसर बड़े हैं, स्टाफ एक भी नहीं बढ़ा है। बर्डन बड़ा है देश के ऊपर। जो ग्राउंड पर लेवल पर काम करने हैं उनकी भी कोई बढ़ोतरी नहीं है। अपर लेवल पे जीएम बन गए, डीआरएम बन गए, एडीआरएम बन गए, दूसरे ऑफिसर जो है वो बन गए, जो है वो बड़े हैं। स्टाफ वर्किंग का यहाँ नया डिवीज़न बना दिया, उसी में से पुराने में से पोस्टें उठा के उनको दे देते। अच्छा, आपने अभी जैसे बताया कि 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, तो बेसिकली 8 घंटे 9 घंटे की अगर नौकरी होती है, तो जो 12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, क्या इसका बढ़ा हुआ वेतन मिलता है? ना, कोई वेतन नहीं। उसमें देखिए हमारे HORE का प्रोविज़न है। उसमें पहले शुरू में गाड़ियाँ कम होती थी, इसलिए 12 घंटे ड्यूटी होती थी, चाहे वो मेन लाइन है चाहे ब्रांच लाइन है। अदरवाइज़ 8 घंटे ड्यूटी का प्रोविज़न है, HOR में है और रेलवे एक्ट के अंदर है कि 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। 8 घंटे, अब आप दे दिए ड्राइवर जो है 10 घंटे ड्यूटी करता है, क्या कोई 10 घंटे एक जगह बैठ के ड्यूटी कर सकता है? एक आम आदमी को कह दो जी आप यहाँ बैठे रहिए 10 घंटे, क्या बैठ सकता है वो? उसने ड्यूटी में सिग्नल देखना है, गेट देखना है, अलर्ट रहना है, चाहे नाइट है चाहे डे है, स्पीड है, उसने गाड़ी को सेव करके ले जाना है। बिल्कुल। तो इस तरह की ड्यूटी होना, मतलब उसमें गाड़ी ही नहीं, उसमें तो आपके कितने सारे पैसेंजर, उनको सबको सेफ पहुंचाना है। मिनिमम में 1000 पैसेंजर होता है, उनकी लाइफ को सेव करके ले जाना उसकी जिम्मेवारी है। कोई कमी हो जाए, कोई कुछ हो जाए, एक्सप्लेनेशन होती है। सिग्नल क्रॉस कर दे, स्पैड का केस बना हुआ, उनको रिमूवल हो जाती है, रनिंग ड्यूटी से हटा दिया जाता है। इसलिए भारत सरकार के अंदर जो काम होना चाहिए, जो देश की सेवा कर रहे हैं, जिनके अंदर नेशनलिटी है, उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ रेलवे इंडस्ट्री जब बनी थी, ये एक नौजवानों के लिए रेलवे को जॉब ओरिएंटेड इंडस्ट्री भी थी कि नौकरी मिले। जो हमारे बच्चे देश के अंदर पढ़ लिख के बड़े होते हैं, उनके लिए नौकरी का साधन भी था। ये सरकारें तो आती हैं, जो है पोस्ट बैन लगा दिया है, पोस्टें नहीं सेंक्शन होती तो कहाँ से भर्ती होंगे, रिक्रूटमेंट कहाँ से होगी? जो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, जो भारत सरकार ने बैन लगाया हुआ, उसको बैन को ख़त्म करना चाहिए। जो वर्कलोड बढ़ा है, नई पोस्टें, चाहे वो डिवीज़न बने, जोन बने, नई पोस्टें बिना मैचिंग शेविंग की वो सेंक्शन होनी चाहिए। ये रेलवे को लेकर आपकी मांगे हैं और जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। तो क्या ये जो मांगे हैं आपकी, ये 8वें वेतन आयोग के लिए मान्य है? मतलब ये 8वें वेतन आयोग के लिए तो वेतन आयोग पे ही है। हाँ। 8वें वेतन 7वें वेतन आयोग में जो अनोमली आई है, उसको भी हम वो कर रहे हैं। ये एक जनरल मांगे हैं। नहीं, बेसिकली मैं आपकी बात समझना चाह रेलवे को चलाने के लिए ये एक जनरल मांगे हैं। रेलवे की सेफ्टी के लिए ये एक जनरल मांगे हैं। मतलब मैं आपकी बात समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने अभी जो मांगे रखे हैं, ये आपकी मांगे सीधा सरकार से हैं कि ये नौकरियाँ जो हैं तत्काल प्रभाव से भरी जानी चाहिए, ताकि स्टाफ लेवल आपका बढ़े और जो बर्डन है वो ख़त्म हो।
क्योंकि हालांकि कई लोगों से जब बातचीत हुई है मेरी तो उनका भी कहना था कि जब मौसम थोड़ा सा बदलता है, कभी ट्रेनें जब लेट होती हैं तो वो 9 घंटे की नौकरी 9 घंटे की ना होकर 12, 13, 15 घंटे तक की कई बार हो जाती है, और उसका जो प्रेशर है, जो उससे जो मेंटल स्थिति जो ख़राब होती है वो बहुत बुरी पड़ती है। तो रेलवे में कई सारे कर्मचारी भी इन्हीं सब स्थितियों से जूझ रहे हैं। बिल्कुल जूझ रहे हैं। ड्राइवर अगर या कोई भी एक कंटिन्यू बैठा रहेगा और खाना खाएगा, इवन खाने का टाइम नहीं है, नेचुरल काज का टाइम नहीं है, तो बॉडी के अंदर जो है कुछ ना कुछ डिजीज़ आता है। तो वो ड्राइवर जो है मैक्सिमम शुगर पेशेंट हो जाते हैं, हाई बीपी के पेशेंट हो जाते हैं, कई ऐसी तरह की उनको बीमारियां लग जाती हैं। सुविधाएं क्या क्या दी जा रही हैं अभी? सुविधाएं जो है उसके अंदर यही है कि उनका रेस्ट रूम बनाया हुआ है, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दी है। बाकी उनको जो आपका ये यूनिफॉर्म अलाउंस वगैरह मिलना है उसका रेट बहुत कम है, वो भी हमने डिमांड किया है। यूनिफॉर्म जो है अच्छी क्वालिटी की मिलनी चाहिए, वो हमने डिमांड की है। सेफ्टी के लिए जो सेफ्टी कवच वगैरह है वो सब जगह प्रोवाइड होने चाहिए ताकि मिनिमम उसको वो कर सके। इसी तरह जो हमारा ट्रैकमैन है पेट्रोलिंग ड्यूटी करता है 8-8, 10-10 किलोमीटर, उसके लिए भी नई डेवलपमेंट में कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए पैदल जाके ड्यूटी ना करनी पड़े, ये भी हमने डिमांड रखी है। अभी हमन से डिस्कस है, NFIR ने एक बात की है और हमारा जो मेंबर है उसने एग्री किया है कि ट्रैक के लिए हमारी मल्टी स्किलिंग उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। उसमें कह रहे हैं कि 50,000 हम जो है ये पोस्ट क्रिएट करेंगे, लेकिन साथ में कह दे क्रिएट नई क्रिएट नहीं है, जो एग्जिस्टिंग जो है उन्हीं में करेंगे, उन्हीं में से कन्वर्ट करेंगे। जबकि हमारा ट्रैक को ठीक करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है कि NTKM को देखते हुए कि इस एरिए तक इतने किलोमीटर तक एक गैंग होगी जिसमें इतने आदमी होंगे, वही उसकी 33% जो है उसके अंदर कमी है, उसी में से आप और कम कर दोगे तो बर्डन बढ़ेगा जी। इसके लिए 50,000 अगर क्रिएट करना चाहते हैं, नई पोस्टें बिना किसी मैचिंग सेविंग के होनी चाहिए जी बिल्कुल। लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं सोचती है कि किसी तरह इससे पैसे बचाने के चक्कर में बर्डन बढ़ेगा, उधर से हटा के कम करेंगे, उधर लोगों के ऊपर प्रेशर आएगा, ये ठीक नहीं है। अगर नया कैडर क्रिएट करना है तो नई पोस्टें बिना मैचिंग सेविंग के 50,000 जो है सेंक्शन होनी चाहिए, जो ट्रैक को मेंटेनेंस कर सके, आर्टिजन की अच्छी तरह चल सके और उनका फ्यूचर ठीक हो, उनको फर्दर जो है अच्छे स्केल मिल सके, ये होना चाहिए। सर 8वें वेतन आयोग पर मैं लौटता हूँ। OPS बहाली को लेकर चर्चा बहुत तेज़ है, मांग है कि 8वें वेतन आयोग को बहाल कर दिया जाए। कई संगठन ऐसे हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट तक की बात कर दी है, उन्होंने आने वाले दिनों में दिल्ली में एक बड़ा प्रोटेस्ट भी बुलाया हुआ है, आपकी क्या राय है? देखिए उसका जैसे भी हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा है, हम लोग OPS पे पहले भी अटल थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए। उसका कारण है कि जो कॉर्पस का सिस्टम है उसके अंदर कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि उसमें हमें 50 से 65% पेंशन कम मिलती है, कॉर्पस के द्वारा भी जो मिलेगी। नंबर 1 UPS में जो प्रोविज़न दिया है इन्होंने कि अगर हम वॉलंटियर रिटायरमेंट भी 25 साल पे लेते हैं हमें इमीडिएट पेंशन नहीं मिलेगी। अगर हमारे 10 साल सर्विस बाकी है, 10 साल बाद पेंशन मिलेगी। उसमें क्या कोई गारंटी दे सकता है कि उस 10 साल में आदमी जिंदा रहेगा? उस 10 साल के अंदर बिना पेंशन के अपनी सिर्फ, चाहे आप हस्बैंड वाइफ रहते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपना जो है रोज़मर्रा की चीज़ें वो कैसा अपना जीवन यापन करेंगे, इस तरह की वो करी है। तो OPS में क्यों है, OPS जो मिलती है, हमारा जो प्रोविडेंट फंड कटता था वो हमेशा मैक्सिमम गवर्नमेंट यूज़ करती है, उस पर हमें 8% 7% इंटरेस्ट देती है, बाकी अर्न करती है। और इसके साथ साथ मैं एक और जोड़ूंगा कि रेलवे में एक प्रोविज़न है, जब कर्मचारी रिटायर होता है उसका अंतिम वेतन
मेडिकल फैसिलिटी के लिए जमा होता है। ये पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला लिया था, सोशल अच्छी तरह जीने के लिए, किसी को वो सोशल लाइफ बढ़िया हो, बढ़िया हो। तो उसके अंदर जो हमारी वेतनमान, जैसे रिटायर हुआ उसकी 1 लाख वेतन था, 1 लाख रुपया लास्ट में उसका जमा कर दिया, उसके ऊपर जो मेडिकल फैसिलिटी फैमिली वाइफ और बच्चे लेते हैं, जो प्रोविज़न था उसको मिलता है। लेकिन अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास रहता है। करोड़ों रुपया गवर्नमेंट के पास इस तरह पैसा बचा है, वो भी यूज़ करती है। पेंशन कोई बर्डन नहीं है। आप प्रोविडेंट फंड से, उस फंड से जो अर्निंग होती है उससे पेंशन जो है क्रिएट हो जाती है। ये बिल्कुल, अब भाई मेंबर पार्लियामेंट जो है उनकी कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन क्यों नहीं है? और उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। हमारे लिए तो क्राइटेरिया है, मिनिमम 10 साल होगी तब पेंशन मिलेगी। वो 1 दिन भी सर्विस करेंगे उनको पेंशन है, और मिनिमम पेंशन 20,000 है। हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं है? हमारे लिए अगर हम 30 साल की सर्विस में कोई गलती हो जाए, तो एक्सीडेंट हो जाए, तो हमें रिमूवल फ्रॉम सर्विस कुछ नहीं मिलता है। उनका चाहे वो कुछ भी हो, वो मेंबर पार्लियामेंट के लिए, एमएलए के लिए एलिजिबल है। फैसिलिटी इतनी है, पैकेज इतनी है, कर्मचारियों को कोई वो नहीं है। उसको तो जो तनख्वाह मिलती है उसी में जो अपनी लाइफ करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, एजुकेशन देते हैं, बाकी उसके पास कोई नहीं है। तो इसलिए ये जो पेंशन बनी थी, सोशल लाइफ को अच्छी तरह सम्मानजनक जीने के लिए बनी थी। ये नहीं है डिपेंडेंट है कि कंट्रीब्यूटी कर दो, ये कर दो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो प्राइवेट आदमी अगर LIC में हम इन्वेस्ट कर देते हैं, वही उससे ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है जो इसमें जो बात करते हैं, रिस्क करते हैं। दूसरा, OPS में ग्रेच्युटी मिलती है, कम्यूटेशन मिलता है, सॉरी, उसमें कम्यूटेशन का कोई प्रोविज़न नहीं रखा हुआ। और OPS में ये था कि अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, विडो को भी डेथ हो जाती है, डाइवोर्स डॉटर है, अनमैरिड बच्चा है, उसको पेंशन मिलती थी। वो सारे सिस्टम इन्होंने बंद कर दिए हैं, और जिससे सोशल लाइफ जो है एम्प्लॉय की, वो सोचता है ये कैसे होगा। जी सर, इसमें फिटमेंट फैक्टर वाला एक मुद्दा बड़ा बार बार आ रहा है कि आपकी तरफ से जो डिमांड किया गया है, हर एम्प्लॉय के हिसाब से बहुत अच्छा फिटमेंट फैक्टर कहा जा रहा है। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना है कि ये फिटमेंट फैक्टर एक बहुत हवाई टाइप है, और जो फिटमेंट फैक्टर मिलेगा 2.00 2.25, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। देखिए, वो जो एक्सपर्ट हैं वो किस व्यू से देते हैं। हमने जो ऑलरेडी आज का नहीं, अकॉर्ड फार्मूला बना है, ILO में 1957 इसको ओन किया है, और हमने पूरे फिगर लेके कि रोज़मर्रा की चीज़ों में क्या क्या जरूरत है, कितना कितना मार्केट का रेट है, उस बेसिस पे बनाया है। वो 2%, क्योंकि DA जितना अभी बढ़ा है उसको मर्ज करने के वो तकरीबन 1.98 के करीब हो जाएगा। उसको वो देख के कहते हैं कि पिछली बार भी जो साथ में पे कमीशन में आया था, उन्होंने ये कहा 2.57, एक्चुअली 14.29 ही मिला उसके अंदर, क्योंकि हमारा DA इतना था। अच्छा, DA उस समय इतना था, उसको मिलके ये 2, अब उससे भी लेस आप कैसे दे देंगे? ऐसे ही जो है, पहले एक पे कमीशन में, 6 पे कमीशन में ये आया था कि उन्होंने मिनिमम पे कम की थी, 20% कहा था। हमारे नेशनल काउंसिल के लीडर वो इमीडिएटली साउथ ब्लॉक में भूख हड़ताल पे बैठे कि हमें 40% से कम नहीं हुआ। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बनी और 40% को माना, गवर्नमेंट ने 40% दिया। ये जो हमने 3.83 दिया है, किसी चीज़ को सोच के दिया है। मार्केट का प्राइस क्या है, हालांकि जो मार्केट की एक्चुअली प्राइस है बास्केट वो होनी चाहिए, वो नहीं है, उससे भी काफ़ी कम करके जो है ये देते हैं। उसके बावजूद भी हम उसको सहन कर रहे हैं। हमारे यूनिट जो है पहले 192 करोगे, 3 यूनिट पे जो है पहले मिलता था। 2008-7 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि पेरेंट्स भी एक फैमिली मेंबर है, वो जन्म देते हैं,
वो मिलना चाहिए, उनका भी यूनिट होना, इसलिए 5 यूनिट मांगे हैं। हर चीज़ की जस्टिफिकेशन करके नेशनल काउंसिल NFIR ने दी है, उसके बाद मांगा है अलाउंसेज हो, DA मर्जर हो। हमारा तो मतलब है DA मर्जर। अब DA जो फार्मूला 12 महीने क्यों लेते हैं, 6 महीने का लीजिए आप, 6 महीने पर वो करके दीजिए। और ये पे कमीशन जो 10 साल बाद बैठता है, जब आपके पास सारे फार्मूले हैं, आप जो है हर साल पे क्यों नहीं बढ़ा सकते? हर साल पे बढ़ाइए, इतना बर्डन ना गवर्नमेंट को पड़ेगा ना कुछ पड़ेगा। ऐसे ही अभी पे कमीशन की डेट आएगी, कहते हैं देंगे जनवरी 2026 से। पिछली बार भी 16 में हुआ, लेकिन लागू कब किया इन्होंने? लेटर ऑन किया, पिछला एरियर खा गए। तो इस कितना एरियर नहीं दिया था? तब भी ये 16 से लेके जुलाई 2017 से वो लागू हुए सारी चीज़ें, अलाउंसेस। तो इसी को लेकर बार बार कर्मचारियों के मन में सवाल आता है कि हो सकता है कि सरकार इस बार भी एरियर ना दे। जो डिले करने का मतलब ही यही होता है, वो चीज़ क्योंकि विद इमीडिएट इफेक्ट से करने की कोशिश करते हैं। सर, जो एरियर वाली बात आ रही है बार बार, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि पहले सरकारों ने नहीं दिए और इस बार भी वही सिचुएशन है। टर्म ऑफ रेफरेंस में तारीख मेंशन नहीं करी है कि कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग, सैलरी कब से बढ़ के आएगी, ये बिल्कुल मेंशन नहीं है। हम मान कर चल रहे हैं, संगठन मान के चल रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से मिलेगी। लेकिन बार बार कर्मचारी यही कह रहे हैं कि इस बार भी हो सकता है सरकार ऐसा कर सकती है, या फिर एरियर चूंकि एक मुश्त आता है, हो सकता है सरकार एक मुश्त ना देगा, किश्तों में दे। क्या ये ऐसा पॉसिबल है? नहीं, अगर किस्तों में भी दे वो भी हमें दिक्कत नहीं है। जैसे DA फ्रीज किया, अगर हमारे एरियर जो हमारे प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं कर्मचारी में, वो भी हमें दिक्कत नहीं है। वो पैसा तो हमारे अकाउंट में आया ना, वो ज़्यादा अच्छा हमें रिटायरमेंट पे मिलेगा जो है। इसमें भी दे, चाहे किस्तों में दे, लेकिन ये नहीं है कि वो कहेंगे नहीं हम तो 1 साल बाद जो है आपको विद इमीडिएट इस इफेक्ट से देंगे। सर, इसमें एक सवाल मुझे बार बार आता है कि जब कोविड आया था उस समय DA फ्रीज कर दिया गया था 17-18 महीने का, और अब जो DA मर्जर वाली बात थी वो लगभग 15% के आसपास होती है कि मर्ज कर देना चाहिए, लेकिन हम 60% पर आ गए हैं। तो इन पर अभी कोई ऐसी चर्चा हुई है 8वें वेतन आयोग से कि 8वें वेतन आयोग में हमको वो फ्रीज किया हुआ जो DA था वो भी दिया जाए और ये मर्ज भी अब कर दिया जाए? अभी तो देखिए कि इसके अंदर नंबर 1 तो वेतन आयोग का कोई रोल नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रीज किया है। जबकि ये एक फार्मूला तय हुआ, ये फार्मूला भी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने 1964 में बनवाया था, और किसी ने नहीं बनवाया था। 1964 में जो दूसरी फेडरेशन है वो कह रहे थी कोई फार्मूला बन नहीं सकता। हमारे जो NFIR के लीडर थे उन्होंने कहा नहीं, फार्मूला बनाना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट से डिसएग्रीमेंट हुआ, एक दास कमेटी बनी। दास जो है वो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज थे, उसके अध्यक्षता में बनी, जो आर्बिट्रेशन अवार्ड की बात कर रहे हैं, उसके फैसला हुआ, तब ये फार्मूला बना। तब से महंगाई भत्ते का फार्मूला है, साल में 2 बार मिलता है। जब तक ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई या दूसरे कॉर्पोरेट एम्प्लॉई रहेगा, ये फार्मूला रहेगा। तो ये जो फार्मूला बना है उसके मुताबिक महंगाई बढ़ी तो आपने दिया। कोविड आया या किया है, कोविड में भी हमारे सारे कर्मचारियों ने ड्यूटी की है, किसी ने घर से बैठ के ड्यूटी की है, किसी ने फिजिकल की है, ट्रैक में की है, स्टेशन पे आगे की है, गाड़ियाँ लेके गए हैं, डेथ भी उनके हुई है। लेकिन महंगाई भत्ते को जो फार्मूला बना है उसके अगेंस्ट में जाना वो गलत है गवर्नमेंट का। वो हमें एरियर जो है देना चाहिए, चाहे वो किस्तों में दे दे या हमारे एम्प्लॉय के अकाउंट में जमा कर दे। जी सर, रेलवे को लेकर अब एक आखिरी सवाल लूँगा आपसे कि रेलवे में अभी जो आप चाहते हैं बदलाव जो होने चाहिए, या आपकी जो 5 बड़ी मांगे होनी चाहिए, वो कौन सी हो सकती हैं जो तत्काल प्रभाव से लागू की जानी चाहिए? नंबर 1 तो इसके अंदर जो पोस्टों के ऊपर बैन लगा हुआ है, जब काम बढ़ रहा है तो बिना मैचिंग सेविंग के पोस्टें क्रिएट होनी चाहिए। उसी बेसिस पे यंग जनरेशन को रिक्रूटमेंट का जो है वो साधन मिलना चाहिए। वेतनमान उस हिसाब से बने जो आजकल का हमारा मॉडर्न टाइम है, नई टेक्नोलॉजी आई है। लिविंग वेज होना चाहिए, जो आराम, मेंटल सेटिस्फेक्शन हो वर्किंग क्लास को कि मुझे अच्छी तनख्वाह मिलती है, मैं काम भी अच्छा ही करूं।
ड्यूटी अपनी करते हैं और उसके वो करेंगे। और इसके साथ साथ जो फार्मूले बने हुए हैं कि उसमें हमारे एडवांसेस हैं, फेस्टिवल एडवांस है, रेलवे के अंदर कई जगह हमारी पोस्टिंग जो है स्टाफ सीनियर मिलता नहीं है, हायर ग्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसमें पहले सिस्टम था कि उसको डिफरेंस दे के उससे हायर ड्यूटी ली जाती थी, वो बंद किया हुआ है इन्होंने। जो सिटी अलाउंस है वो बंद किया हुआ है। वो सारी चीज़ें रिस्टोर होनी चाहिए। रेलवे को अच्छा बनाना है तो रेलवे में स्टाफ की स्ट्रेंथ जो है वो प्रॉपर जॉब के मुताबिक होनी चाहिए। उसमें 12 घंटे की ड्यूटी का आज के ज़माने में 12 घंटे की ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। एक लोको पायलट को ये 50 घंटे बाहर रखते हैं हेडक्वार्टर से, वो नहीं होना चाहिए। और HOR का पूरा होना चाहिए, हर आदमी 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करे, चाहे वो स्टेशन मास्टर है, लोको पायलट है, पॉइंट्समैन है, गेट मैन है। उनको उनके साथ जो बेइंसाफ़ी हो रही है वो ठीक होनी चाहिए। तो सर, जैसा आपने बताया कि रेलवे में कई सारी कैटेगरीज़ हैं जहाँ पर अभी कर्मचारियों की कमी है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस हिसाब से रेल स्पीड पकड़ रहा है, रेलें बढ़ रही हैं, ट्रैक बढ़ रहे हैं, फ्राइट ट्रेनें बढ़ रही हैं, मालगाड़ियाँ, तो इससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपकी मांग मानी जा सकती है, या हम अपनी मांग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं सरकार तक आपकी बात पहुंचाने में। और मुझे उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, ये तमाम सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जागरण बिजनेस का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही तमाम सारी वीडियो देखने के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ। और अगर आपके ऐसे कोई सवाल हैं जो 8वें वेतन आयोग से जुड़े हों, रेलवे से जुड़े हों, तो आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं, या फिर नीचे दी गई हुई ईमेल आईडी पर आप शेयर कर सकते हैं।